हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी क्लास, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है जी आपके? मुझे प्लीज़ बता दें कि आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। पीपीटी में आप लोगों के लिए जो है ना अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही अपलोड हो जाती है तो हम स्टार्ट करते हैं। उतनी देर आपके बाकी क्लासमेट्स भी ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। फिलहाल मुझे आप लोग आवाज़ का बता दें। चलें, जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं वो ये पढ़ते जाएं जो लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हम फिर मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मेंटल मेंटल हेल्थ को कंटिन्यू करेंगे हम आज। राइट जी। इसको पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं रिवील करता हूँ आपके ऊपर कि आज हमने क्या कौन से टॉपिक पढ़ना है। हाँ जी, पढ़ लिया ये वाली स्लाइड आप लोगों ने? जिसने पढ़ ली ओके कर दे, फिर हम आगे चलेंगे। और प्लीज़ बाकी क्लास को भी कहीं ज्वाइन कर लें क्योंकि मैं बस अभी अटेंडेंस लगाने लगा हूँ। जी ठीक है, सो लेट्स मूव। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ईटिंग डिसऑर्डर होगा। ठीक है जी। ईटिंग डिसऑर्डर को हम स्टार्ट करते हैं। और यार अब आप लोग साथ साथ इसकी ज़रा तैयारी करते जाना और मेरी कोशिश होगी कि मैं जैसे ही ये मैं ख़त्म करूँ मैं साथ ही आप लोगों का जो है ना टेस्ट भी अगले हफ्ते में या एक दो दिन बाद जो है ना मैं टेस्ट भी आप लोगों का रख लूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। चलें। एनीबॉडी ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में आप लोग अगर कुछ जानते हो तो मेरे साथ शेयर करें। और
मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या पता है ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, कभी सुना है ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, कौन कौन सी ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, किस तरह के होते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है। फिर डेफिनेटली पढ़ाना तो है, और फिर हम पढ़ते हैं आगे, इसको आगे लेके चलते हैं। नो, पीका इज नॉट ईटिंग डिसऑर्डर भाई, पीका इज डिफरेंट थिंग। जी, आयशा मुजफ्फर ने बताया एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। ठीक है, वेरी गुड। मारिया गोस कहती हैं एनोरेक्सिया और क्रेविंग। सुंबल जफर कहती हैं हाँ, सम सॉर्ट ऑफ क्रेविंग भी हो सकती है। और एनीबडी? यार ये क्या 13-14 स्टूडेंट्स होते हैं डेली बेसिस पे, लिटरली मैंने आप लोगों को पढ़ाना छोड़ देना है अगर इस तरह से स्टूडेंट्स रहेंगे क्लास में। आप इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो सब्जेक्ट को। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आधी क्लास आपकी टेस्ट देती है, आधी क्लास आपकी टेस्ट भी नहीं देती है। यार आई एम नॉट हैप्पी विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लिटरली मैं एक रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कॉलेज से छोड़ने की, अगर इसी तरह से अटेंडेंस चलती रही, टेस्ट के अंदर से इसी तरह से प्रेजेंस चलती रही, आई विल बी लीविंग। सो क्लासेस लिया करें, और ये 14 स्टूडेंट 15-20 दिस इज़ नथिंग। और सेम टेस्ट में होता है, एटलीस्ट टेस्ट में तो अटेंडेंस पूरी हो, उधर भी नहीं होती है। और लिटरली फिर आप लोग जो है ना, इसको आप रिग्रेट करेंगे कि जी हम लेक्चर नहीं लेते रहे और ऑल दैट। एटलीस्ट ऑनलाइन में बेशक वो बात नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप लोगों को जो है ना हो जाता है, आसरा हो जाता है कि यार ये पढ़ लिया है, एक साइकोलॉजिकल वो चीज़ बन जाती है, या एक दो लफ्ज समझ आ जाते हैं इसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं करो यार आप लोग। नहीं, आप लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन प्लीज़ बाकी क्लास को भी मोटिवेट करो ना यार। इस तरह तो 14-15 लोग, 20 लोग टेस्ट भी इतनी देते हैं, क्लास भी इतनी आती है। आई डोंट नो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से बाकी लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं लिया, सबक नहीं लिया आप लोगों ने कि एग्ज़ाम किस तरह से हैं और यूएचएस किस तरह से है। थिंग्स आर नॉट दैट मच इजी, सो उनको इतना कैजुअली नहीं लें। बाकी लोगों को कहें जो आपके जानने वाले हैं इधर उधर, क्लास लिया करें, अदरवाइज दे विल बी इन ट्रबल भाई। चलो ठीक है, कल भी मैंने वैसे आपको यही कहा था कि लोगों को कहें कि क्लास लेना शुरू करो। और चले एनी हाउ, ईटिंग डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। सो थोड़ा सा इसमें मैं आपको प्रीफेस बता दूं कि ईटिंग डिसऑर्डर का क्या मतलब है। ईटिंग डिसऑर्डर, दो चीज़ें याद रखनी है। ईटिंग डिसऑर्डर है तो खाने का रोल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर रोल है, दैट इज अबाउट बॉडी वेट एंड बॉडी शेप। ये दो चीज़ें, कुछ 4-5 टाइप्स हैं ईटिंग डिसऑर्डर की, दो बड़ी फेमस हैं जो कि आयशा मुजफ्फर ने भी यहाँ पे कमेंट में लिखी भी थी। तो दो चीज़ें जो है ना वो सब में पाई जाती हैं, सब ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर पाई जाती हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि खाने से, या तो खाने से बहुत अवॉइड करना या फिर बहुत खाने को दिल करना। इस तरह होना कि खाना सामने पड़ा है तो खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है और हम खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, चाहे हमारी बॉडी, हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया खाने से, लेकिन इंसान छोड़ता नहीं है खाने को। और एक होता है कि इंसान खाता ही नहीं है कि भाई मैंने डाइटिंग करनी है, मैंने तो स्लिम स्मार्ट नजर आना है। और ये पहली कंडीशन है कि खाना जो है, देयर इज सम अबनॉर्मेलिटी अटैच्ड विद दिस खाना। दूसरी चीज जो है दैट इज अबाउट योर वेट,
कि दैट पर्सन जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है दैट विल बी कंसर्न्ड विद द वेट, बार बार वेट चेक करेगा, अपने वेट को नॉर्मल से नीचे रखने की कोशिश करेगा और उसको अपनी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स नजर आएंगी कि यार मतलब मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मुझे इसको शेप में लेकर आना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर वक्त यही सोचता रहेगा, इसी चीज के साथ प्री ऑक्यूपाइड रहेगा। ठीक है जी। So here we have the definition of eating disorder. Eating disorders are a group of serious condition in which one is so preoccupied with the food and weight. तो जो चीज मैंने आपको बताई कि दो चीजों का किरदार है ईटिंग डिसऑर्डर में, नंबर वन इज फूड और नंबर सेकंड इज वेट। सो बंदा टू मच कंसर्न्ड होता है फूड के साथ और वेट के साथ। ये तो एक इसकी छोटी सी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। आगे हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती। ईटिंग डिसऑर्डर इज व्हेन अ पर्सन ईट और रिफ्यूजेस टू ईट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ साइकिक नीड एंड नॉट अ फिजिकल नीड। एक बंदा है, भूख लगी है, ठीक है जी खाना है, लेकिन एक बंदा है जो कि परेशान है, कोई टेंशन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा खाता जा रहा है। सो दिस इज साइकिक नीड। कि इंसान एंग्जाइटी अपनी वो जो होती हैं प्रॉब्लम्स और अपनी जो कमियां होती हैं उनको छुपाने के लिए खाने पीने का सहारा लेता है या खाने पीने से अवॉइड करने का सहारा लेता है। द पर्सन डजंट लिसन टू द बॉडीली सिग्नल्स और परहैप इज नॉट इवन अवेयर ऑफ देम। तो एक बंदी डाइटिंग कर रही है, बहुत ही स्लिम एंड स्मार्ट है, उसका वेट जो है वो नॉर्मल 50 kg होना चाहिए था, लेकिन उसका वेट जो है वो 30 kg पे पहुंचा हुआ है। स्टिल उसको लगता है कि शी इज हेल्दी। सो दिस इज एबनॉर्मल थिंग। और वो इंसान जो है इसको नॉर्मल कंसिडर भी नहीं कर रहा होता। ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। नरीन कहती हैं कि सर ये तो सारी लड़कियां करती हैं वेट चेक। नहीं भाई, इतना वो नहीं है। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर वेरी सीरियस कंडीशंस। अभी आप आगे देखोगे कि आप कोई बंदा जो वेट चेक करता है डेली आके वार्ड के अंदर, सो दैट पर्सन इज नॉट हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर। और भी बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जिसको मीट करना होता है ये डायग्नोज देने के लिए, तो वो आप लोग आगे अभी देखोगे। अब आ जाती है, पहले तो हमने एक डेफिनेशन देख ली, तो उस डेफिनेशन में हमें अगर हम उसका एक क्रक्स निकालें या उसकी एक समरी निकालें, तो मैंने आपको बताया कि दो चीजें आती हैं उसमें। नंबर वन थिंग जो आती है दैट इज वेट, नंबर टू इज ईटिंग। ठीक है। अब आ जाते हैं ईटिंग डिसऑर्डर की टाइप्स की तरफ। तकरीबन 5 टाइप्स हैं ईटिंग डिसऑर्डर की। दो बड़ी फेमस हैं, आपके सामने लिखी हुई है। नंबर वन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, नंबर टू इज बुलिमिया नर्वोसा। मोस्टली इन्हीं के पेशेंट हमें जो है ना मिलते हैं, या इन्हीं के पेशेंट साइकेट्रिक क्लिनिक्स में, ओपीडीज में हमें नजर आते हैं, या समटाइम्स वार्ड्स के अंदर भी नजर आ जाते हैं। उसके बाद 3 और टाइप्स हैं। देयर इज बिंज ईटिंग, और उसके बाद है जी कंपल्सिव ओवर ईटिंग, और उसके बाद है जी ईडीएनओएस। ईडीएनओएस क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर्स नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ईडीएनओएस क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर्स नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ये 5 टाइप्स हैं जी ईटिंग डिसऑर्डर की। साइन एंड सिम्टम्स की तरफ आ जाएंगे ईटिंग डिसऑर्डर की। ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया खाना ना खाना, खाना ना खाने को दिल करना। ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब बंदा कुछ खा नहीं रहा। दूसरे नंबर पे है जी बुलिमिया नर्वोसा। इसमें आप समझ लें कि बंदा बहुत ज्यादा खाता है, फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है बहुत सारे तरीकों से। बिंज ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना, इतना खाना कि पेट में दर्द शुरू हो जाए, इतना खाना कि सांस चढ़ने लग जाए, इतना खाना कि इंसान जो है ना एक केक लेकर पाउंड का पूरा खा जाए। ठीक है। और उसके बाद जी कंपल्सिव ओवर ईटिंग। इसमें भी तकरीबन ऐसी ही चीज आ जाती है कि बहुत ज्यादा खाने को दिल करता है। आगे हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, डिटेल भी देखेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड में वो ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली ऊपर वाली 3-4 कैटेगरीज के अंदर फॉल नहीं करते। सो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। जल्दी से मुझे कमेंट्स के अंदर चाहिए, 20 के 20 लोगों का कमेंट आना चाहिए।
मैसेज में लिखो ना सारे, एक ही मैसेज, एक ही उसमें कमेंट में लिख के भेजे सारे। टाइप्स जो हैं अलग अलग लिख के भेज रहे हो, पता नहीं चलता कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा। सो एक में ही पांचों के पांचों लिख के भेजने हैं आपने मुझे। जी क्लास, चलें जी, ठीक हो गया। बुलिमिया नर्वोजा, एनोरेक्सिया नर्वोजा, गुड सबा नज़ीर, गुड फौजिया अख्तर, गुड रूहील, गुड आयशा मुजफ्फर। ठीक है जी, फरहीन ने भेजा, बेनज़ीर रसूल, चले, ऑल राइट हो गया जी, गुड। So you are attentive. So next is sign and symptom. The sign and symptoms of eating disorder vary with the particular type of the eating disorder. So anorexia nervosa के different sign and symptoms हैं, बुलिमिया के डिफरेंट हैं, बिंज ईटिंग के डिफरेंट हैं, कंपल्सिव ओवर ईटिंग के डिफरेंट हैं। बट दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, सब में कॉमन पाई जाएंगी। तो माय क्वेश्चन इज, वो दो चीजें क्या हैं जो सब ईटिंग डिसऑर्डर में कॉमन पाई जाएंगी? जल्दी से कमेंट करें। ईटिंग में प्रॉब्लम और वेट के साथ प्री ऑक्यूपेशन, हाँ, वेट और बॉडी शेप के साथ प्री ऑक्यूपेशन, ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं जी यहाँ पे। सो इटियोलॉजी, रीजन क्या बनती है कि किसी को ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं? तो ईटिंग डिसऑर्डर्स आर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। नंबर वन, बायोलॉजी काज बनती है, कुछ जीन्स हैं जिनका रोल है इसके अंदर, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जैसे कि हमने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े थे, डोपामीन, सेरोटोनिन, इनका ताल्लुक होता है जी फूड के साथ। ठीक है। उसके बाद जेंडर एंड रोल है, फीमेल्स के अंदर मोस्टली पाया जाता है, और फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी के अंदर, दे शुड बी स्लिम स्मार्ट। ठीक है जी, इस तरह से होंगी। तो कुछ मीडिया हमारा इस चीज़ के ऊपर वो करता है, तो फिर उस चीज़ को लेते हुए कई लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अब ये ईटिंग डिसऑर्डर मेल की तरफ भी शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि मेल से भी सेम एक्सपेक्टेशंस जो है वो सोसाइटी और इस तरह से लगाई जा रही हैं। साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, सोशल स्ट्रेसर्स जो हैं वो भी ईटिंग डिसऑर्डर की वजह बनती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग परेशान होते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती, कई लोग बहुत खाते हैं। नेक्स्ट इज सोसाइटी। तो सोसाइटी जो है, जैसे फीमेल से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि स्लिम स्मार्ट रहना चाहिए और इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ भी जो है ना एटियोलॉजी बनती है, वजह बनती है ईटिंग डिसऑर्डर की। नाउ वी हैव सर्टेन रिस्क फैक्टर्स, जिन लोगों के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। Certain situations and event might increase the risk of developing an eating disorder. These risk factors may include being females, females में ज़्यादा पाए जाते हैं। एज, यंग एज जो है, टीन एज के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री पाई जाती है, उन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। फैमिली इन्फ्लुएंसेस का मतलब है कि फैमिली चाहती है, हस्बैंड चाहता है कि वाइफ बड़ी स्लिम स्मार्ट रहे और इस तरह की चीज़ें। इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, ईटिंग डिसऑर्डर बहुत सारे डिसऑर्डर्स के साथ पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना, स्पोर्ट्स, वर्क एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कोई मतलब एक्टिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें, उनके अंदर भी ये डिसऑर्डर बहुत पाए जाते हैं। अच्छा जी, मेरे पास अजान स्टार्ट हो गई है। सो अजान, ब्रेक लेते हैं नमाज की, 5 मिनट की ब्रेक है। 5:25 में नमाज पढ़ के फौरन से वापस आए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। जी हरी अप, 5:25 पे आप लोग वापस आ रहे हैं नमाज के बाद।
जी क्लास। चलें हम अब इसको नेक्स्ट जो है ना आगे लेके चलते हैं। सो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसमें डेथ है, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स आती हैं इंसान को, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में वो जो है डायरिया भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, किडनी डैमेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बाज़ औक़ात कम हो जाता है, मतलब हाइपो टेंशन जो है ना वो हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, बोन लॉसेस, बोन वीक हो सकती हैं, एनोरेक्सिया वगैरह के नतीजे में, एमोनिया फीमेल्स के अंदर हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, बावल इरेगुलरिटीज़, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, टूथ डिके हो सकता है, और उसके बाद डायबिटीज़ हो सकती है। ये सारी की सारी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की। हाँ जी, तो असेसमेंट क्या करेंगे, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, लेबॉर्ट्री एवेल्युएशंस क्या कराएंगे इन पेशेंट्स की, फिजिकल एग्ज़ाम करेंगे, आपको हाइट मेजर करेंगे, वेट मेजर करेंगे, बीएमआई देखेंगे, वाइटल साइंस देखेंगे, स्किन देखेंगे उनकी मोस्टली ड्राई होती है, ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट, लंग एंड एब्डोमिनल साउंड, हार्ट में आपको रिदमियाज मिल सकते हैं, लंग साउंड आपको एडवेंटिशियस मिल सकते हैं, एब्डोमेन में हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव बाउल साउंड्स मिल सकते हैं आपको, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, एलएफटी, आरएफटी, थायराइड फंक्शन, यूरिन एनालिसिस भी इनमें करवाया जा सकता है, वो भी एबनॉर्मेलिटीज इसमें मिल सकती हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करवाएंगे, तो उसमें ईटिंग हैबिट्स के बारे में पूछेंगे पेशेंट से, तो वो बताएगा कि वो लोगों के सामने खाना नहीं खाता है, बिलीफ्स के बारे में पूछा जाएगा उसके, वो अपने अपने आप को कहेगा, हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल उसमें होगा, वेट होगा उसका, चीज़ें होंगी, लेकिन वो कहेगा कि आई एम हेल्दी। बिहेवियर के बारे में देखेंगे आप उसके, तो ईटिंग बिहेवियर उसका ठीक नहीं होगा, डाइटिंग करता होगा, बिंजिंग। अच्छा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आगे बहुत इस्तेमाल होने जा रहे हैं। एक नंबर 5 पे लिखा हुआ है बिंजिंग और एक नंबर 6 पे लिखा हुआ है पर्जिंग। ठीक है, तो ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो है ना वो मतलब आप समझ लेंगे, अब नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, खाना खाया और उसके बाद 2 घंटे ट्रेडमिल पे या 2 घंटे एक्सरसाइज ही करते रहेंगे। प्री ऑक्यूपेशन विद द बॉडी इमेज, तो बॉडी शेप और इमेज के साथ जो है ना होंगे स्लिम स्मार्ट, लेकिन अपने आप को परसीव ऐसे करेंगे कि दे आर वेरी जो है ना बल्की हैं। उनसे पूछा जाएगा कि हाँ जी, अपनी बॉडी इमेज के बारे में, अपने वेट के बारे में क्या सोचते हो, खाने पीने के बारे में क्या सोचते हो, तो वो आपको ईटिंग डिसऑर्डर वाली जो है ना स्टेटमेंट्स देंगे, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर्स हैं। ये कुछ टूल्स होते हैं, जैसे आप फेसबुक पे या इधर उधर देख रहे होते हो, तो वहाँ पे वो कुछ आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछता है, फिर आपको वो बताता है आप इतने % इंटेलिजेंट हैं या क्या सिलसिला है। तो इसी तरह से ईटिंग डिसऑर्डर की एवेल्यूएशन भी इस तरह के क्वेश्चनर्स, टूल्स बने होते हैं जिनसे ये एवेल्युएशंस की जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बिंजिंग और पर्जिंग की तरफ। तो इसको बड़े ध्यान से सुनना है आपने कि बिंजिंग में क्या होता है, पर्जिंग में क्या होता है। यार बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं भाई, एक मिनट ठहरो, मैं जरा ग्रुप में मैसेज कर दूं, क्योंकि बिंजिंग और पर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिंजिंग में बेसिकली क्या होता है, बिंज एपिसोड इज द वन जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है, इंसान एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है ना वो कंज्यूम करता है, तो उसको हम बिंजिंग कहते हैं। ठीक है, एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम करना इज बिंजिंग। और दूसरे नंबर पे आ जाती है पर्जिंग। जब वो इंसान खा लेता है ना ज़्यादा सारा खाना, उसके बाद एकदम से उसको थिंकिंग आती है कि यार अब इससे तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो उसको फिर बाहर निकालने की कोशिश करता है बॉडी से। अब पर्ज करने के डिफरेंट तरीके हैं। नंबर 1 वॉमिटिंग, कि खुद से वॉमिटिंग इंड्यूस करना, कोई मेडिसिन खा के वॉमिटिंग करना, या हलक के अंदर जो है ना फिंगर्स डाल के तो उसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस करवाना, तो जो कुछ खाया उसको बाहर निकाल देना। या फिर लेग्जेटिव्स या नीमास का इस्तेमाल करना, कि जो कुछ खाया है वो अब्जॉर्ब हुए बगैर बॉडी से निकल जाए और मैं हेल्दी ना हो जाऊं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, कोई मतलब कोई मेडिसिन इस तरह की लेना जिससे कि वो जो है ना वो बाहर निकल जाए, जो भी उसके कंटेंट्स हैं खाने पीने के। उसके बाद पर्जिंग के अंदर ही तकरीबन ये भी चीज़ आ जाती है कि मतलब खाना बहुत सारा खाया है, अब उसके बाद जनाब 3 घंटे ट्रेडमिल पे बंदा दौड़ी जा रहा है, एक्सरसाइज करी जा रहा है करी जा रहा है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, सो प्लीज़ मैं आप लोगों से चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आगे बहुत इस्तेमाल होने हैं, तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि व्हाट इज़ बिंजिंग एंड व्हाट इज़ पर्जिंग। हरी अप, आप लोगों का आंसर चाहिए मुझे कमेंट्स के अंदर।
बिंजिंग और पर्जिंग में क्या फ़र्क है, बिंजिंग क्या होती है, पर्जिंग क्या होती है? हरी अप। जी वेरी गुड फरहीन। बाकी लोग किधर हो, बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हो भाई? जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोगों को बिंजिंग और पर्जिंग की थोड़ी थोड़ी बहुत समझ आ गई है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो मैंने आपको बताया था कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए किताब इस्तेमाल करते हैं हम। उस किताब का क्या नाम था जी? उस बुक का क्या नाम है जिसके अंदर हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिखा होता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का? नो, एमएमएससी तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है ना। वो कौन सी बुक है जिसके अंदर से हम डायग्नोस करते हैं डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लिखा होता है? वो कौन सी किताब है जी? यार डीएमएस तो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, क्या हो गया? डीएसएम है भाई। DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5, बिल्कुल सुपर गुड। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा, अब इसका हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। तो उसी में से हम जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, उन सब का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के अंदर लिखा होता है और हम वहीं से लेते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। सो लेट अस सी एनोरेक्सिया नर्वोसा का क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जी जनाब। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट कॉजेज पीपल टू ऑब्सेस अबाउट देयर वेट एंड देयर फूड दे ईट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर दो चीजों के साथ प्रीऑक्यूपेशन होती है। नंबर वन ईटिंग, नंबर टू इज वेट। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ स्टारवेशन, कि खाना शाना अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन इंसान अपने आप को भूखा रखता है। सेल्फ स्टारवेशन, अनरियलिस्टिक फियर ऑफ वेट गेन, और उसको अनरियलिस्टिक फियर होता है वेट गेन का, जबकि वो इतना खा भी नहीं रहा होता, उसका वेट भी इतना ज्यादा नहीं होता, बल्कि वो अंडर वेट होता है बंदा, स्टिल उसे जो है ना वो होता है मतलब कि मेरा वेट ज्यादा है। एंड कॉन्स्पिशियस डिस्टॉर्शन ऑफ द बॉडी इमेज,
ठीक है। कॉन्स्पिशियस का मतलब है कॉन्स्पायरेसी से निकला है, मतलब उसकी उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन शीशे के सामने वो जब खड़ा होता है तो उसको अपनी बॉडी ठीक नजर नहीं आती। लोगों को बिल्कुल ठीक लगता है वो, लेकिन उसको अपना आप जो है ना वो ठीक नहीं लगता। आगे शायद एक इमेज भी जो है वो जो इसको एक्सप्लेन करेगी, ये देखो। सो एक्चुअली शी इज दिस, ठीक है, वो ये है, बट उसको अपना आप ऐसा लगता है। सो शी इज वेरी स्लिम एंड स्मार्ट, बट लुक, उसको लगता क्या है कि वो किस तरह से है। सो दिस इज द कॉन्स्पायरिशियस, ये जो एक यहाँ पे कॉन्स्पिरेशन डिस्टोर्शन ऑफ द बॉडी इमेज। सो उसको अपनी बॉडी इमेज जो है वो ठीक नजर नहीं आती, उसका अपनी बॉडी के बारे में ख्याल ठीक नहीं होता। सो पीपल विद एनोरेक्सिया नर्वोसा अटेम्प्ट टू मेंटेन अ वेट दैट्स फार बिलो नॉर्मल फॉर देयर एज एंड हाइट। तो वो लोग अपना वेट जो है ना वो इतना कम करने की कोशिश करते हैं जो कि उनके हाइट के लिहाज से, एज के लिहाज से बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, जैसे किसी का वेट 50 केजी होना चाहिए तो वो उसे 30 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करे। सो दिस इज द थिंग जी। यहां तक क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है? यहां तक आगे चलूं मैं? चलें जी, फिर हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव anorexia nervosa isn't really about food, it's an unhealthy way to try to cope up with emotional problems। तो बेसिकली अगर इसकी बेस देखी जाए तो इसकी बेस जो है कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स के अंदर निकलती है। इट्स नॉट अबाउट वेट। हाँ, साइकेट्रिकली वो बंदा इस तरह की चीजें सोचने लग जाता है, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। कॉन्स्पायरिशियस का मतलब है कॉन्स्पायरेसी से, ठीक है, जो चीज असल में नहीं होती, बस ऐसे ही उसको ख्याल कर लिया जाता है। ठीक है जी। व्हेन पीपल हैव एनोरेक्सिया नर्वोसा दे ऑफन इक्वेट थिननेस विद द सेल्फ वर्थ। जिन लोगों का एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उनको लगता है कि वो जितने स्लिम एंड स्मार्ट होंगे उतना ही ज्यादा दुनिया उनको एक्सेप्ट करेगी और वो दुनिया के अंदर उतने वर्दी जो है ना वो देखे जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की आगे दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज रिस्ट्रिक्टिव टाइप और नंबर 2 इज बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप। सो रिस्ट्रिक्टिव टाइप जो है उसके अंदर है जी कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट डाइटिंग एंड एक्सरसाइज विदाउट बिंज ईटिंग। कि बंदा ज्यादा खाता नहीं है, बस ये करता है कि वो बिल्कुल अपनी डाइट उसने थोड़ी रखी होती है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है और डाइटिंग करता है स्ट्रिक्ट किस्म की। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिंग टाइप। हाँ, दूसरा है जी बिंज ईटिंग एंड पर्जिंग टाइप। कि बंदा बाजू का खा लेता है चीजें और खाने के बाद जो है ना वो उसे वॉमिट करने की, निकालने की कोशिश करता है। मार्क्ड बाय एपिसोड ऑफ कंपल्सिव ईटिंग, कि बहुत ज्यादा खाता है किसी वक्त में विद और विदाउट सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और द यूज ऑफ लेक्सेटिव और एनिमास, और उसको वो पर्ज आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की दो टाइप्स हैं, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप और बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या है? इनएबिलिटी टू मेंटेन वेट। हाँ, वेट जो है ना वो बहुत ही उनका कम हो जाता है। इंक्रीज फियर ऑफ बिकमिंग फैट। तो हमेशा वो इसी चीज को लेकर डिस्कस भी करते हैं और इसी चीज को लेकर बात करते हैं और इसी चीज को सोचते रहते हैं कि हम कहीं फैट ना हो जाए। डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। तो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज आपको समझ आ गई होगी, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। और ये है जी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, के द लेडी इज वेरी स्लिम बट उसको आईने में अपना आप क्या नजर आ रहा है कि शी इज वेरी फैट। उसके बाद एमेनोरिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए जो फीमेल है वो एमेनोरिक हो जाती हैं क्योंकि वो डाइट नहीं लेती और उसकी वजह से एटलीस्ट 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ रो अगर मिस हो जाए तो दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इन फीमेल्स, कि एटलीस्ट 3 जो पीरियड्स हैं वो मिस होने चाहिए। फिजिकल साइन एंड सिम्टम में एक्सट्रीम वेट लॉस, इंटॉलरेंस ऑफ द कोल्ड, बहुत सर्दी लगती है उन्हें डेफिनेटली क्योंकि खाना शाना नहीं खाते। लो ब्लड प्रेशर होता है, हेयर थिन हो जाते हैं और रूखे बाल हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फॉल होने लग जाते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मैंने आपको बताया 3 एटलीस्ट पीरियड्स जो है ना मिस होने चाहिए। अब नॉर्मल ब्लड काउंट, ठीक है जी। फटीग होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, हार्ट रिदम इरेगुलर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। हाँ जी, और उसके बाद ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, नेल्स बड़े रूखे रूखे से और टूटने वाले हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होती है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, डिजीनेस होती है, थिन अपीयरेंस हो जाती है, बहुत ही ज्यादा आपको वो स्लिम एंड स्मार्ट नजर आते हैं।
आप उनको कहते हैं कि भाई ये तो ढांचा ही जो है ना एक है कपड़ों के अंदर। हाँ, सुंबल का सवाल है कि मॉडल वगैरह पर्च करती हैं। सुंबल जस्ट पर्च करना इज नॉट क्या हम उनको ईटिंग डिसऑर्डर कह दें। सो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये जो हम देख रहे हैं ना एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है पूरे का पूरा। तो ये जब सब पाया जाएगा अब फिर ही हम उनको लेबल कर सकेंगे दिस इज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद इमोशनल बिहेवियर साइन एंड सिम्टम्स है, उसमें रिफ्यूजल टू ईट है, वो खाना नहीं खाएंगे। आप उनको जहां मर्जी ले जाएं, आप उनको कहें खा लो, वो कहेंगे बिल्कुल भी नहीं खाना। डिनायल ऑफ हंगर, भूख लगी होगी लेकिन वो कहेंगे कि भाई भूख नहीं लगी हुई। एक्सेसिव एक्सरसाइज, अगर थोड़ी सा भी खाना खा लिया उसके बाद 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है उन्होंने। फ्लैट मूड, लैक ऑफ इमोशन होगा, सोशल विड्रॉल होगी, इरिटेबिलिटी होगी, प्री ऑक्यूपाइड विद द फूड होंगे, रिड्यूस इंटरेस्ट इन द सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, और डिप्रेस्ड मूड होगा। पॉसिबल यूज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट और डाइटिंग एड्स, हर्बल प्रोडक्ट्स लेंगे, डाइटिंग एड्स लेंगे अपने वेट को कम करने के लिए, और इस तरह की चीजें करेंगे। एनोरेक्सिया, रेड फ्लैग्स टू वॉच फॉर, स्किपिंग मील्स, अगर कोई बंदा मील्स स्किप कर रहा है, क्योंकि मोस्टली ये जो एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं इनका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि लोग मोस्टली ये वाली चीजें जो है ना वो प्राइवेट में करते हैं। एनोरेक्सिया वाले का फिर भी पता लग जाता है क्योंकि उसका वेट बहुत कम होता है, लेकिन जो बुलिमिया नर्वोसा है, पर्जिंग वाले पेशेंट्स हैं, इन लोगों का नहीं पता चलता होता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी स्किपिंग मील्स। लोग स्किप मील्स जो है वो स्किप करते हैं। मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट ईटिंग, खाना ना खाने के लिए एक्सक्यूजेस करते हैं, जी मैंने तो अभी खाना खाया था, अभी इस टाइम मैं नहीं खाता, मुझे भूख नहीं है। ईटिंग ओनली अ फ्यू सर्टेन सेफ फूड्स दोज लो इन द फैट एंड कैलोरीज, सेलेक्टिव फूड्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिपीटेड वेइंग ऑफ देमसेल्फ, बार बार अपना वेट चेक करना, टीडीएस क्यूआईडी अपना वेट चेक करना। ठीक है जी, और इसके बाद है फ्रीक्वेंट चेकिंग इन द मिरर फॉर परसीव्ड फ्लॉज, मेरा नाक छोटा है, नाक बड़ा है, एब्डोमेन बाहर निकल रहा है, और ये हो रहा है वो हो रहा है, इन चीजों को जो है ना वो देखना जाके शीशे में बार बार। कंप्लेनिंग अबाउट बीइंग फैट, ठीक है जी, कंप्लेनिंग अबाउट बीइंग फैट, बार बार बातों बातों के अंदर जो है ना वो कहेंगे कि जी मैं तो मेरा मेरा वेट तो बढ़ने लग गया है, पेट निकलने लग गया है, वगैरह वगैरह। नॉट वांटिंग टू ईट इन पब्लिक, पब्लिक में नहीं खाएंगे वो लोग। ठीक है, अगर खाएंगे भी तो वो प्राइवेट में खाएंगे, स्पेशली जो बिंज ईटिंग वाले पेशेंट्स होते हैं वो पब्लिक में नहीं खाते होते। कटिंग फूड इनटू टाइनी पीसेस और स्पिटिंग फूड आउट आफ्टर च्यूइंग, तो बाज़ वक़्त क्या करते हैं, अगर सबके सामने बैठ के अगर उनको खाना पड़ जाता है तो वो खा लेते हैं, लेकिन उसको बार बार वॉशरूम जाते हैं और जाके वहां पे उसको जो है ना मुंह में चबाई हुई चीज को फेंक देते हैं। या फिर फूड के 4-5 हिस्से करते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक वो बीन नहीं होती, वो जो फलियां होती हैं वो है ना, तो उसके वो 4 पीसेस करेंगे, उसमें से एक जो है ना पीस खा लेंगे, बाकी चारों पीसेस रहने देंगे, और आपको कहेंगे देखो देखो ना मैंने इसका चौथा हिस्सा खाया। उसके बाद है जी कुकिंग मील्स फॉर अदर्स बट रिफ्यूजिंग टू ईट, खुद बड़ा अच्छा खाना पकाएंगे, मोस्टली टू सेटिस्फाई देयर साइकोलॉजिकल सेल्फ, अच्छा अच्छा खाने पकाएंगे लेकिन उसमें से खुद कुछ नहीं खाएंगे, बाकी लोगों को खिलाएंगे उसको खाना। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉजेज, तकरीबन कॉजेज वही हैं जो हमने बाकी ईटिंग डिसऑर्डर्स की पहले पढ़ी थी। नंबर 1 जेनेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स की कॉजेज हैं, साइकोलॉजिकल में इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट द बॉडीज हंगर सिग्नल, ओवर एम्फोसिस ऑन कंट्रोल, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड, ये परफेक्शनिस्ट किस्म के लोग होते हैं। ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, ओवर एम्फोसिस होता है इन चीज़ों के ऊपर इनका, और एविडेंस ऑफ फैमिली डिसफंक्शन। मोस्टली ये जो ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं इसके अंदर फैमिली डिसफंक्शन जो है ना वो लाजमी तौर पे आ जाता है, पेरेंट्स में नहीं बनती थी, सिंगल पेरेंट्स वाले बच्चे जो हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स वाले लोग, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रिएक्शन टू सेक्सुअल अब्यूज और असॉल्ट, अगर किसी के साथ पास्ट में इस तरह का कोई इवेंट हुआ है तो उनके अंदर भी ईटिंग डिसऑर्डर्स स्पेशली एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप हो जाता है। सोशल कल्चरल में मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर कल जिसने फीमेल को एक स्लिम और मॉडल के तौर पे जो है ना वो कर दिया है, मीडिया का रोल है इसके अंदर। सेल्फ एंड सेल्फ वर्थ इज इक्वेटेड विद द बीइंग स्लिम, और पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स जो हैं वो स्मार्ट हैं, आपका थोड़ा सा वेट बढ़ गया तो ये इस तरह से लोग जो है ना ये इनके अंदर ये डेवलप हो जाते हैं डिसऑर्डर्स। रिस्क फैक्टर वही है जी, बीइंग फीमेल, यंग एज, जेनेटिक्स, वेट चेंजेस, ट्रांजिशंस, लाइफ का कोई बहुत मेजर इवेंट चल रहा है लाइफ के अंदर, उसमें ये डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। स्पोर्ट्स वर्क, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, मोस्टली एथलीट्स के अंदर, या फिर वो लोग जो कि कोई आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर ये बहुत पाए जाते हैं। मीडिया और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है जी।
हाँ जी, सो मोस्टली फीमेल्स में पाया जाता है, बट मेल्स के अंदर भी देखा गया एनोरेक्सिया नर्वोसा. So, although anorexia nervosa largely affect females, this its incidence is in the male population is rising since the early 2000, क्योंकि मेल्स को भी एक अच्छी बॉडी और थिननेस के साथ जो है ना वो लिंक कर दिया गया, तो मेल्स में भी इंसिडेंस इसका बढ़ता जा रहा है. सर्टेन ऑक्यूपेशन गोल्स एंड इंक्रीजिंग मीडिया एम्फोसिस ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस इन मेन, इसकी वजह से एनोरेक्सिया मेल्स के अंदर भी पाया जा रहा है. जी, तो कॉम्प्लिकेशंस इसकी फिजिकल और मेंटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की. फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर डेथ, अनीमिया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हैं, बोन लॉसेस हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स हैं, नो मेंस्ट्रुएशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं सच एज कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, नोजिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है ना वो, ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी पढ़ी थी. तकरीबन वही कॉम्प्लिकेशन जो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में डेवलप हो जाती हैं. मेंटल कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, इसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ड्रग अब्यूज, ये सारी के सारी मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से डेवलप हो सकते हैं. अब आ जाते हैं DSM-4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ. अनफॉर्चुनेटली बुक के अंदर 5 वाला अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो हम 4 वाला ही पढ़ रहे हैं. सो रिफ्यूजल टू मेंटेन बॉडी वेट एट और अबव अ मिनिमली नॉर्मल वेट फॉर एज एंड हाइट. बॉडी वेट इज लेस देन 85% ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड. ठीक है, मतलब 85% तक वेट कम हो जाता है आइडियल वेट से. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदी जो है उसका वेट तकरीबन 70 kg होना चाहिए और वो कोई 25-30 के आसपास है, तो दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा. मतलब इतना सीवियर उनके अंदर जो है ना वेट कम जो है ना हो जाता है, तब हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं. ऐसे कोई नॉर्मल बंदा अगर खाने खाने से इनकार कर रहा है, हल्की फुल्की डाइटिंग कर रहा है, तो उसको आप एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं कह सकते. So basically, the diagnostic criteria is 85% of the weight is less. ये जो diagnostic criteria, intense fear of beginning weight or becoming fat even though patient is underweight. Patient underweight है, ideal weight भी नहीं है उसका, फिर भी उसको fear है कि जी मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा weight बढ़ जाएगा. तो this is the thing. Undue influences of body weight or shape on self evaluation or denial of the seriousness of the current underweight condition. आप उसे कहते भी तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है और दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू, तो दैट पर्सन विल से नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा वेट बिल्कुल सही है, बल्कि मुझे भी और थोड़ा सा वेट डिक्रीज करता है. एब्सेंस ऑफ एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन प्रीवियसली मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल. तो फीमेल्स के अंदर 3 पीरियड्स अगर मिस होंगे, फिर आप जो है ना उनको डायग्नोस करोगे इस चीज के लिए. रिस्ट्रिक्टिंग टाइप, पर्जिंग टाइप, बिंज ईटिंग टाइप, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. सो दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. इट्स नॉट लाइक कि अगर एक बंदा जो है वो डाइटिंग उसने करना स्टार्ट किया तो आप उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बिल्कुल भी लेबल नहीं कर सकते. नंबर 1 उसका वेट बहुत कम होना चाहिए. नंबर 2 अंडर वेट होते हुए भी उसके प्री ऑक्यूपेशन होना चाहिए फैट होने के लिए. नंबर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है ना वो नहीं होने चाहिए, मतलब 3 कंसेक्टिव मिस होने चाहिए, तो फिर हम उनको डायग्नोस्ट करते हैं. हाँ जी, तो अदर स्टडीज के अंदर ये आ जाती हैं. एक्सक्यूज मी क्लास, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ बाद. सॉरी, मैं एक कॉल ले लूँ. जी जनाब,
सॉरी मुझे कॉल आ गई थी। हाँ जी। सो टेस्ट कौन कौन से कराने हैं? लेबोरेटरी स्टडीज तकरीबन वही हैं जो हमने पहले देखी हैं। उसके बाद एक्सरेज करवाएंगे, बोन डेंसिटी कम हुई मिलेगी, बोन डेंसिटी स्टडीज करवा सकते हैं। फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं। साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन के अंदर ये भी मैंने आपको सारी की सारी जो है ना वो पीछे पढ़ा दी हैं। फिजिकल एवेल्युएशन के अंदर तकरीबन ये सारी की सारी जो है असेसमेंट वगैरह ये मैं आपको पहले ऑलरेडी जो है ना पिछली स्लाइड के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको समराइज करके इधर डाला हुआ है। सो टू डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं that are often used for eating disorder या anorexia nervosa। उसमें सबसे पहले ईटिंग एटीट्यूड टेस्ट है और दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर इन्वेंटरी है। ये उसी तरह से क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनर बना होता है और उसमें जो भी साइकोलॉजिस्ट होता है या जो भी पेशेंट की असेसमेंट कर रहा होता है वो टिक आउट करता जाता है और फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है, मार्क्स बनते हैं और उसमें से कितने मार्क्स लिए पेशेंट ने वो डिसाइड करता है कि इसको ईटिंग डिसऑर्डर कौन सा है, किस कैटेगरी का है, कितना सीवियर है। तो ये हम इन्वेंटरीज इस्तेमाल करते हैं जी। जी एनोरेक्सिया नर्वोसा क्लियर है आपको? कुछ सवाल तो नहीं एनोरेक्सिया नर्वोसा से? अब हम ताकि हम बुलिमिया नर्वोसा जो है ना वो स्टार्ट करें जी क्लास। हाँ जी, इस सेशन को मैं एंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 बजे वाले के अंदर जो है ना लॉगिन हुआ हूँ। सो ये 7 बजे तक जो है ना चलता रहेगा, 2 आवर्स का। ठीक है जी, ऑल क्लियर। सो हम बुलिमिया नर्वोसा की तरफ मूव करते हैं। जी ब्रेक करेंगे, थोड़ी देर तक ब्रेक करते हैं। बुलिमिया नर्वोसा जो है वो मैं आपको बस इसका इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम 5 मिनट की ब्रेक करते हैं जी। सो बुलिमिया नर्वोसा बेसिकली क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर ये था कि वेट बहुत कम हो जाता है और रिस्ट्रिक्टिव टाइप होता है या बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप होता है। सो जो बुलिमिया नर्वोसा है इसके अंदर बिंज ईटिंग पर्जिंग होती है, लेकिन बंदे का जो वेट है या तो नॉर्मल होता है या फिर उसका थोड़ा सा वेट इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, इसमें बुलिमिया में और एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। चलें अब ऐसा करते हैं, हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं और इस वक्त 5:58 हुए हैं। 7 मिनट ले लें आप, 6:05 पे आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन करना है और फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना बुलिमिया नर्वोसा जो है ये हम प्रॉपरली इसको डिस्कस करते हैं। चलें जी, 5 मिनट्स की ब्रेक है आपकी।
चलें जी, ऑल राइट, हम अब बुलिमिया नर्वोजा जो है ना उसको स्टार्ट आउट करते हैं। यार 16 लोग रह गए हैं, एनी हाउ चलें। So bulimia nervosa is a serious, potentially life-threatening eating disorder. People with bulimia nervosa may binge and purge, eating large amount of food and trying to get rid of the extra calories in an unhealthy way. तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, बुलिमिया नर्वोसा के अंदर लोग बिंज ईटिंग करते हैं और पर्जिंग करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये अब एनोरेक्सिया नर्वोसा से डिफरेंस किस तरह है? हमने पढ़ा था ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा में दो टाइप्स हैं, एक एक रिस्ट्रिक्टिंग टाइप थी और एक बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप थी। तो ये किस तरह से उसे डिफरेंशिएट करता है ये हम आगे देखते हैं। सो बुलिमिया नर्वोसा इज अ सीरियस पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, बिंज ईटिंग होती है और पर्जिंग होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं और उसके बाद उसे पर्ज आउट कर देते हैं, ठीक है, अनहेल्दी वे में, जैसे वॉमिटिंग्स हैं, अनीमाज हैं, लेग्जेटिव्स हैं, वगैरह वगैरह। Bulimics are preoccupied with the weight and body shape, may judge severely and harshly for self-perceived flaws. तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी कि सब ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर वेट और फूड की प्रीऑक्यूपेशन होती है और वो अपनी जो सेल्फ परसेप्शन है रिगार्डिंग वेट वो उनकी ठीक नहीं होती। वो जो मैंने आपको पिक्चर पीछे दिखाई थी कि द लेडी वाज स्लिम बट उसको आईने में लगता था कि वो बहुत हेल्दी है। So, because it is related to self-image and not just about food, bulimia nervosa can be difficult to overcome. नंबर 1, एनोरेक्सिया वाले पेशेंट का तो पता लग जाता है, उनका बड़ा हल्का वेट होता है, बहुत ही ज्यादा वो स्लिम होते हैं, बहुत अंडर वेट होते हैं। लेकिन बुलिमिक्स का बाजुकात पता नहीं चलता क्योंकि बुलिमिक्स जो हैं ये सब कुछ प्राइवेटली करते हैं और उनका नहीं पता चलता कि इनको ये डिसऑर्डर है। उनका वेट भी तकरीबन नॉर्मल होता है। तो दिस इज द डिफरेंस, द वेट का नॉर्मल होना या ज्यादा होना इज द डिफरेंस बिटवीन एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें पर्जिंग और बिंज ईटिंग होती है और बुलिमिया नर्वोसा। द बिहेवियर ऑफन सर्व्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिलीव एंजाइटी। तो वो आखिर ज्यादा क्यों खाते हैं कि जब भी वो स्ट्रेस फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, बहुत खाना खाते हैं जिससे उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस जो है ना रिलीव हो जाती है। Because bulimia result from an excessive concern with weight control, self-image, it is often accomplished by depression. It is also considered to be a psychiatric illness. So इसके साथ डिप्रेशन भी मोस्टली हो जाता है लोगों को कि वो खाने के ऊपर उनको कंट्रोल नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा खाते हैं फिर उसको पर्ज आउट कर देते हैं। बुलिमिक्स में रेगुलरली वॉमिट एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज एक्सेसिवली आफ्टर बिंज ईटिंग। तो रेगुलरली ज्यादा खाते हैं, जाके वॉमिट करते हैं या फिर 2 घंटे जाके ट्रेडमिल पे लगा दिए। So bulimics feel a need to purge after eating only a small snacks even थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी वो पर्ज आउट कर देते हैं बाजुकात। आपको जो बुलिमिक्स हैं वो मोस्टली टेबल पे आपके साथ खाना खा रहे होंगे और आपको कहेंगे मैं 2 मिनट वॉशरूम से होके आया, और जाके वो वॉमिट करके वापस आके फिर आपसे खाना खा के फिर कहते हैं 2 मिनट वॉशरूम से आया। सो इस तरह के लोग जो है ना उनके अंदर ये चीज पाई जाती है, ठीक है। A binge is considered eating a large amount of food than most people would eat under similar circumstances. तो बिंज का क्या मतलब है, मैंने आपको बिंजिंग का पहले भी बताया है कि बहुत ज्यादा खाना। सो नॉर्मली मैं 2 पाउंड के केक के 2 हिस्से खा लूंगा यार, 2 पीसेस खा लूंगा, 3 खा लूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा पूरे का पूरा 2 पाउंड का केक एक ही वक्त में यूटिलाइज कर लेता है, सो दैट इज अ बिंज एपिसोड, राइट। ईटिंग एन एंटायर केक जो मैंने आपको बताया, rather than it's just a slice or two, continuing eating until one is painfully filled, मतलब बहुत खा लिया है लेकिन स्टिल वो बंदा खाता ही जा रहा है, इवन उसके पेट में दर्द शुरू हो गया है, सांस आना मुश्किल हो रहा है उसे, लेकिन वो खाता जाएगा। तो दिस इज बिंज ईटिंग। बिंजेस अकर्स इन प्राइवेट। मोस्टली जो बिंज ईटिंग वाले लोग होते हैं वो लोगों के सामने खाना नहीं खाते हैं। उनसे कहा जाए खाना खा लो, वो कहते हैं नहीं जी मैं बाद में खाऊंगा। वो मोस्टली पब्लिकली खाना नहीं खाते क्योंकि खाना खाने के मामले में उनका कंट्रोल नहीं होता, तो वो फिर खाना नहीं खाते हैं। मोस्टली प्राइवेटली खाते हैं, रात को जाएंगे फ्रिज खोलेंगे, सारे का सारा फ्रिज खत्म कर देंगे खाना उसमें से, और प्राइवेटली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड्स अकेले बैठ के खाते हैं मोस्टली। तो जैसे ही बिंज एपिसोड एंड होता है वो पेनफुली फुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, फिर पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पर्जिंग क्या होती है, दिस मे मीन heading to the bathroom to vomit, hitting the treadmill for hours exercise or not eating for long period of time। हाँ जी, तो पर्जिंग में नंबर 1 वॉमिट कर देना, लिग्जेटिव इस्तेमाल करके निकाल देना, और उसके बाद बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, और उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि आज मैंने बिंज ईटिंग कर ली, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, अगला पूरा हफ्ता जो है ना डाइटिंग की और कुछ भी नहीं खाया, खाना नहीं खाया। सो ये भी एक पर्जिंग की टाइप है।
Because most people with bulimia are of normal weight or even slightly overweight, it may not be readily apparent to other that something is wrong. तो लोगों को मोस्टली पता नहीं चलता है क्योंकि ये लोग नॉर्मल वेट के होते हैं या ओवर वेट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, सो ये जो है ना, बिकॉज मोस्ट पीपल विद बुलिमिया आर ऑफ नॉर्मल वेट और इवन स्लाइटली ओवर वेट। तो नॉर्मल वेट के होते हैं या ओवर वेट के होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर के बिंज ईटिंग या पर्जिंग हो रही होती है। जी, यहाँ तक कुछ सवाल है तो मुझे बताएं, फिर हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं। सिम्टम्स पढ़ते हैं बुलिमिया नर्वोसा की। जी क्लास मेरा पिंड। जी क्लियर है? कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ चीज समझ नहीं आए फिर भी बता सकते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है जी, चलें सिम्टम्स देखते हैं बुलिमिया नर्वोसा की। तो सबसे पहले फीलिंग दैट वन कांट कंट्रोल ईटिंग बिहेवियर। उसको लगता है कि वो अपने खाना खाने की जो ये आदत है इसे कंट्रोल नहीं कर सकता और उसका कंट्रोल नहीं रहता जब उसके सामने खाना आता है। ईटिंग अंटिल द पॉइंट ऑफ डिस्कम्फर्ट और पेन। इतना ज्यादा खा लेता है बंदा के पेट में दर्द होने लग जाती है या अनईजी फील करने लग जाता है। एक्सरसाइजिंग एक्सेसिवली। एक नॉर्मल बंदा आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज करेगा, वो 2-3 घंटे जो है ना एक्सरसाइजेस पे लगा देते हैं। फोर्सिंग टू वॉमिट आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद वॉमिट करना। मिस यूज ऑफ लेग्जेटिव, डायूरेटिक्स और एनीमा। बीइंग प्री ऑक्युपाइड विद द बॉडी शेप एंड वेट। तो ये तो सब ईटिंग डिसऑर्डर्स में पाए। गोइंग टू द बाथरूम आफ्टर ईटिंग और ड्यूरिंग मील्स। तो खाना खाने के दरमियान या खाना खाने के फौरन बाद वॉशरूम जाते हैं वॉमिट करने के लिए। डैमेज टीथ एंड गम्स, क्योंकि वो स्टमक के एसिड्स भी बाहर आते हैं, स्टमक के दूसरे एंजाइम्स भी बाहर आते हैं वॉमिट के साथ, तो उसकी वजह से गम्स और टीथ जो है ना इनके आपको खराब हुए मिलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड स्वेल्ड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बार बार वॉमिट करने की वजह से। सोर इन द थ्रोट एंड माउथ, वो भी बार बार वॉमिट करने की वजह से। डिहाइड्रेशन होती है इनके अंदर। इरेगुलर हार्ट बीट होती है। डिस्टॉर्टेड एक्सेसिवली नेगेटिव बॉडी इमेज, अपनी बॉडी के बारे में वो ठीक नहीं सोचते हैं, उनको कोई ना कोई फ्लॉ नजर आता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी इनके अंदर पाया जाता है जनाब। हाँ जी, ये एक रसल साइन है। ये क्या है, कोई अंदाजा लगाएंगे ये क्या है और क्यों हुआ है ये? जी, अपने अपने ख्यालात का इजहार करें कि ये किसी का हाथ है और इसके ऊपर ये निशान बने हुए हैं, या समझ लें कि जख्म हुए हुए हैं। क्यों हो सकते हैं, क्या वजह इन जख्मों की? जी, अंदाजा लगाएं जी। हाँ, दांतों के निशान हैं। अच्छा जी, ड्यू टू डिहाइड्रेशन। फहीन नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं है। मुंह से फूड निकालने की कोशिश, मारिया तो फैल। करीब करीब हो। और बाकी लोग भी कोई लगाओ ना, अंदाजा लगाओ क्या है ये। देखते हैं किसका आंसर जो है ना वो बिल्कुल ठीक होता है जल्दी से। वेरी गुड। रूहील कहती है इंड्यूस करने की वजह से टीथ बाइट हो जाता है। बिल्कुल। सो जब हलक में हाथ डाला जाए तो ये हिस्सा जो है डेफिनेटली दांतों के साथ लगता है। हाँ, तो अपने गले में हाथ डाल के वॉमिटिंग इंड्यूस करने की वजह से ये निशान पड़ जाते हैं बार बार। ठीक है, सो रसल साइन कहा जाता है इसे। ये मोस्टली आपको वो लोग जो पर्जिंग करते हैं उनके हाथों पे नजर आता है। सो रेड फ्लैग्स टू वॉच फॉर। किन किन चीज़ों, क्योंकि बुलिमिया के पेशेंट्स का हमें जल्दी पता नहीं चलता और शेम की वजह से वो मोस्टली बताते भी नहीं है, हेल्प भी सीख नहीं करते हैं। सो हमें कैसे पता चलेगा कि समबडी कैन बी अ
पोटेंशियल पेशेंट ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। सही है जी, लेडी डियाना ऐसे करती थी, ओ वाह, ठीक है ये, मतलब शी वाज हैविंग ईटिंग डिसऑर्डर, राइट। सो रेड फ्लैग्स टू वॉच फॉर: परसिस्टेंट कंप्लेनिंग अबाउट बीइंग फैट, वो आपको बार बार कहेंगे कि जी आई एम फैट, मेरी वजन बढ़ता जा रहा है, और ब्ला 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 ब्ला। रिपीटेडली ईटिंग अनयूजुअली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड इन वन सिटिंग, तो वो एक ही सिटिंग में बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे आपके साथ बैठे बैठे, अगर कभी खाएंगे तो, वैसे तो वो प्राइवेट में खाते हैं। नॉट वांटिंग टू ईट इन पब्लिक, तो जब भी आप उनको खाना खाने का कहेंगे, उनको पता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने खाने के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, वो पब्लिक में खाने नहीं खाएंगे। आप उनको जब भी ऑफर करेंगे, आओ यार तुम्हें खाना खिला, ना ना थैंक यू सो मच, रहने दो भाई। सो यूज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स फॉर वेट लॉस, ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, यूज ऑफ लेक्सेटिव और डायूरेटिक मेडिसिन विदाउट इंडिकेशन, वो लेक्सेटिव या डायूरेटिक मेडिसिन ले रहे होंगे, बिंजिंग करेंगे, पर्जिंग करेंगे, प्री ऑक्यूपाइड विद द बॉडी वेट, यूजिंग द बाथरूम फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, खाना खाने के दरमियान या फौरन बाद वॉशरूम जाएंगे वॉमिट करने के लिए, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होंगी, ऑनसेट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स, दांतों में प्रॉब्लम नजर आएंगी, और बार बार एसिड बाहर निकालने की वजह से वॉमिटिंग में उनको हार्ट बर्न या फिर वो जो जलन होती है सीने में, वो भी हो सकता है। So, according to American Psychiatric Association, a diagnosis of bulimia requires that a person have all of the following symptoms. तो इसका diagnostic criteria क्या है? सर ऐसे कैसे वोमिट आ जाती है, इतना अच्छा रिफ्लेक्स होता है इन लोगों का, या आदत हो जाती है? हाँ भाई, द थिंग इज, गले में जरा हाथ डालें तो वो एक रिवर्स पेरिस्टाल से स्टार्ट होती है, तो वो वोमिट हो जाती है उससे, गले में हाथ डालने से। फरहीन कहती हैं हम तो कभी इनकार ना करें खाने से। अच्छा जी, सही है जी। सो recurrent episode of binge eating, minimum average of 2 binge eating episodes in a week for at least 3 months, तो ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अगर कोई कभी कभार इस तरह से करता है, सो अगर कोई कभी कभार इस तरह से करता है, सो दिस इज नॉट बुलिमिया नर्वोसा, लेकिन ये उस वक्त डायग्नोज होगा जब कोई बंदा एटलीस्ट 3 मंथ्स तक इस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज हो और वीक में 2 दफा एटलीस्ट बिंजिंग के एपिसोड करे। अ फील ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द बिंजेस, और जब वो खाना खा रहा हो वो अपने आप को रोकना भी चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता है। ओ माय गॉड, आर यू ओके? नहीं भाई, इस तरह की ना ट्राइज करते हैं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इससे आपको जो है ना बेसिकली क्या कहते हैं, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, और ये जो है इससे आपको जो है वो एस्पिरेशन नमूनिया भी हो सकता है। सो डोंट डू दिस। अच्छा जी, a feel of lack of control over eating during the binges and regular use of one or more of the following to prevent weight gain. So regularly वो purge out करते हैं चीज़ों को, vomiting induce करके, laxative से, exercise करके, या बहुत ज़्यादा फास्टिंग करने से। हाँ, persistent over concern with the body shape and weight, ये इसका diagnostic criteria है बुलिमिया नर्वोसा का। So बुलिमिया सो बुलिमिया नर्वोसा की आगे 2 कैटेगरीज हैं, देयर इज अ पर्जिंग टाइप एंड देयर इज नॉन पर्जिंग टाइप। पर्जिंग टाइप के अंदर वो वॉमिटिंग या लेक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं कंपनसेट करने को, या डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं। नॉन पर्जिंग टाइप में वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर फास्टिंग करते हैं, ठीक है। दीज बिहेवियर ऑफ ओवरलैप एंड अटेम्प्ट टू रेड ऑफ गेट एक्स्ट्रा कैलोरीज यूजुअली रेफर टू एज पर्जिंग नो मैटर व्हाट द मेथड इज। अच्छा जी, अगर पर्जिंग वाला चीज पाई जा रही है, साथ में वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, तो हम उसको फिर पर्जिंग वाले में कंसिडर करेंगे। कॉजेज जनाब वही वाली हैं सारी। नंबर 1, जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, साइकोलॉजिकल, लो सेल्फ स्टीम, परफेक्शनिज्म, इंपल्सिव बिहेवियर, एंगर मैनेजमेंट डिफिकल्टीज, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स, ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स, ये सारी की सारी चीजें लोगों में ये बुलिमिया नर्वोसा कॉज कर जाती हैं। रिस्क फैक्टर वही है, बीइंग फीमेल, एज, फैमिली हिस्ट्री, डाइटिंग, फैमिली इन्फ्लुएंसेस, फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर वो लोग जो कि स्पोर्ट्स के साथ या आर्ट के साथ वाबस्ते हैं, उन लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है।
जनाब अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। तो तकरीबन कॉम्प्लिकेशंस भी वही हैं जो कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में होती हैं। इरेगुलर हार्ट बीट एंड अदर्स, वियर टूथ डिके, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डिपेंडेंस ऑन लेग्जेटिव। ठीक है, लेग्जेटिव के बाद फिर बाद में उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, सीवियर किस्म की। लेग्जेटिव के बगैर उनको स्टूल पास नहीं होता। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज और डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से। सो डीएसएम क्या कहता है बुलिमिया के बारे में? रिपीटेड एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग, रिपीटेड एफर्ट टू काउंटरैक्ट योर बिंजेस। ठीक है जी। दीज बिहेवियर जनरली अकर एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक फॉर एट लीस्ट 3 months, जो कि हमने पहले भी देखा। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो एपीए का था, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का। फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ आर ओवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉडी शेप एंड वेट, डोंट हैव एनोरेक्सिया नर्वोसा, another eating disorder characterized by extremely restrictive eating behavior। ठीक है जी। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो था, हमने देखा कि वेट जो है ना वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसमें वेट जो है ना वो नॉर्मल भी हो सकता है और अबव नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये था जनाब एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज इसको आप लोगों ने बुक से रीडिंग देनी है। आपके बुक के अंदर आई थिंक सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट चैप्टर है ईटिंग डिसऑर्डर्स वाला। अब हम जनाब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। पहले हमने पढ़ा एनोरेक्सिया नर्वोसा, फिर हमने बुलिमिया नर्वोसा पढ़ा। नाउ वी हैव बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है। सो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है हम देखते हैं। तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज अ सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर इन विच वन फ्रीक्वेंटली कंज्यूम एंड यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। चलें यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटेजी में चेंज करता हूँ। प्लीज इस स्लाइड को रीड आउट करें। आपको मैं 3 मिनट्स देता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि इसमें आपको क्या समझ आ रही है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द bulimia nervosa, how is it different from the anorexia nervosa? राइट जी। सो 3 मिनट्स लें, इसको रीड आउट करें, देन आई नीड योर एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट्स। जी जना, टाइम इज ओवर। सो इसके अंदर क्या होता है कि देर इज रेगुलर, उसके अंदर तो था ना कभी कभी वो बिंजिंग करता है, लेकिन इसमें रेगुलरली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाता है बंदा। और उसे एम्बेरसमेंट जो है ना, एम्बेरसमेंट होती है इस चीज से कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाता है और वो रेगुलरली जो है बहुत ज्यादा अपने खाने से जो है ना वो खाता है। तो दिस इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। सो हम तो कभी कभी यार कोई हाई टी पे जाएं, कहीं जाएं, तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खा लेते हैं, लेकिन इन लोगों की हैबिट होती है बहुत ज्यादा खाना। ठीक है ना। तो दिस इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली। ठीक है जी, वेरी गुड। सो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यहाँ पर ना समनाबाद में एक रेस्टोरेंट है, मतलब बर्गर्स उनके बड़े मशहूर हैं।
सो दे हैव अ बर्गर, आई थिंक 800-900 का बर्गर है वो, और काफ़ी बड़ा बर्गर है यार, मतलब यू कैन से कि तकरीबन 4-5 लेयर्स होती हैं, बहुत बड़ा बर्गर होता है, डील होती है पूरी, साथ में हाफ लीटर होती है, साथ में फ्राइज होते हैं। सो उन्होंने चैलेंज दिया हुआ है कि अगर आप 3 मिनट्स के अंदर अंदर उस बर्गर को खा लेंगे, सो आपको वो फ्री, वो आपसे उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। सो वहाँ पे बड़े लोग आते हैं कंपटीशन करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे कंपटीशन के लिए और खाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों यार एक बंदा आया, उसने पूरा का पूरा बर्गर 2.5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया। पहले कोई विन नहीं कर सका था, लोगों को पे करना पड़ता था, ठीक है, वो भाई 2.5 मिनट के अंदर खा गया सारे का सारा बर्गर। तो मैंने खुद पर्सनली वो बर्गर ट्राई किया है, दैट इज वेरी टेस्टी, बट लेकिन वो 2.5-3 मिनट में खाया नहीं जाता है, ठीक है, मेरे से तो हाफ ही खाया गया था। आयशा कह रही है चलूपा का या किम्स का, नहीं भाई, ना चलूपा है ना किम्स है, इट इज बर्गर बॉटल, ये उधर है, क्राफ्टर्स के पास है, ठीक है। सो अच्छा है, मजे का है, लेकिन मेरे से तो भाई हाफ ही खाया गया था और हाफ तो फिर मैं पैक करके घर ले आया था और बाकी लोगों को जो है ना घर में खिला दिया था। ये समनाबाद में है जी। सर प्लीज उस जगह की लोकेशन सेंड कीजिएगा, हम पे करके ले लेंगे। ठीक है, बर्गर बॉटल नाम है उसका यार, इधर समनाबाद में है, बर्गर बॉटल, हाँ जी। चले एनी हाउ, चले। सो अभी खत्म नहीं कर सकते इसको, थोड़ा सा हम और आगे लेके चलेंगे। सो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की। सो बिंज ईटिंग सिर्फ वो खाता है इसके अंदर, हाँ, eating large amount of food, eating even when painfully full, eating rapidly during binge episodes, feeling that eating behavior is out of control, eating a lot even though not hungry, even hungry भी नहीं होता फिर भी खा लेता है वो। जी पहले गोल चक्कर के पास है, बिल्कुल। ईटिंग अ लॉट इवन दो नॉट हंग्री, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है फ्रीक्वेंटली ईटिंग अलोन, अकेले खाता बहुत ज्यादा, डिसगस्टेड और अपसेट अबाउट ईटिंग, ओवर ईटिंग, ओवरवेट और ओबीस होता है ये पर्सन। तो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन दिस एंड बुलिमिया नर्वोजा। इसमें पर्जिंग नहीं होती, ठीक है, बहुत ज्यादा बस वो खाता है। कॉजेज वही बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो कि हमने पहले पढ़े थे, तकरीबन वही सारे के सारे हैं। रिस्क फैक्टर्स में बीइंग फीमेल, एज, फैमिली हिस्ट्री, डाइटिंग, साइकोसोशल इश्यूज, ये भी तकरीबन वही वाले रिस्क फैक्टर्स हैं। ये क्या हुआ साइमा नूरीन, क्या मतलब क्या हुआ? अच्छा जी, कॉम्प्लिकेशन में डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ओबेसिटी, एनीमिया, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेज, जॉइंट पेन, मसल पेन और ओबेसिटी वगैरह, ये सारे के सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में। सो आई होप आपको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी समझ आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका भी हम अब जरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ना भाई, इतना बड़ा वो आपसे नहीं खाया जाएगा, तो उनकी कोई छोटी मोटी डील ऑर्डर करना, वो नहीं खाया जाता है। और बहुत बहुत बड़ा बर्गर है उनका वो, चले एनी हो। तो डीएसएम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का? रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग इंक्लूडिंग ईटिंग एन abnormally लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड फीलिंग अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग। सो खाना खाते हुए बंदा कंट्रोल में नहीं रहता। बिंज ईटिंग दैट्स एसोसिएटेड विद एटलीस्ट 3 ऑफ दीज फैक्टर्स, ईटिंग रैपिडली, तेज तेज खाना, इतना ज्यादा खाना कि बंदा अनकंफर्टेबल हो जाए और फुल हो जाए, ईटिंग लार्ज अमाउंट व्हेन नॉट हंग्री, इवन भूख नहीं लगी फिर भी खाते जाना, खाना सामने आ गया है तो, और अकेले में खाना आउट ऑफ एम्बेरसमेंट, कि लोगों को पता ना चले कि मैं बहुत खाता हूँ, और फीलिंग डिसगस्टेड, डिप्रेस्ड और गिल्टी आफ्टर ईटिंग, और जब खाना खा चुके हों तो उसके बाद फिर डिप्रेस फील करना, गिल्टी फील करना कि यार मैंने तो कहा था कि मैं नेक्स्ट इस तरह इतना ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने फिर खा लिया, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है और वगैरह वगैरह। कंसर्न अबाउट बिंज ईटिंग, बंदा परेशान होता है कि यार मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, मैं किस तरह से इसको कंट्रोल करूँ। बिंज ईटिंग अकर्स एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक फॉर एटलीस्ट 6 months। हाँ जी, तो इसके अंदर बिंज ईटिंग जो है, इसके अंदर पर्जिंग नहीं होती, सिर्फ बिंज ईटिंग होती है, और एटलीस्ट ट्वाइस, 2 दफा वीक में
तकरीबन 6 महीने के लिए। बिंज ईटिंग इजंट एसोसिएटेड विद इनअप्रोप्रिएट मेथड टू कंपनसेट फॉर ओवर ईटिंग सच एज सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग। सो इसके अंदर पर्जिंग नहीं हो रही होती, तो सिर्फ दिस इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। पर्जिंग जो है वो जो है उस किसके अंदर होती है, बुलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा जो पर्जिंग टाइप वाला होता है उसमें होती है। सो ये था हमारा थर्ड डिसऑर्डर। अब आ जाते हैं, तकरीबन यही 3 डिसऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे कंपल्सिव ओवर ईटिंग है कि वो बंदा जो है ना फूड के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और जब उसका दिल करता है तो वो जाके लाजमी उस चीज को खा के आता है, उसको कंपल्सिव ओवर ईटिंग कहते हैं। दैट इज डिफरेंट। अब आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ जनाब। सो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इज मस्ट। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा को कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा, या बुलिमिया नर्वोसा है या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, इन डिसऑर्डर्स को, ईटिंग डिसऑर्डर को बंदा खुद से ट्रीट नहीं कर सकता। लाजमी तौर पे किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की, कोई साइकेट्रिस्ट की हेल्प की जरूरत पड़ती है जनाब। ठीक है जी। उसके बाद इसमें कुछ साइकोथेरेपी दी जाती हैं। सबसे पहली जो थेरेपी है उसका नाम है जी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो भी दी जा सकती है, जिसको सीबीटी कहते हैं, लर्न हाउ टू एक्सचेंज अनहेल्दी हैबिट फॉर हेल्दी वंस। कि ये कहा जाता है जनाब कि अगर आप कोई भी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, दिस ईटिंग डिसऑर्डर इज आल्सो अ बैड हैबिट, ज़्यादा खाने की हैबिट इज आल्सो अ बैड हैबिट। तो अगर आप कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो उसको लाजमी तौर पे किसी अच्छी हैबिट से रिप्लेस करें, अदरवाइज आप बैड हैबिट को नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है उसके अंदर अगर आपने किसी चीज़ को लाइफ से निकालना है तो उसका खिलाफ पुर करने के लिए कोई और चीज़ लेकर आए, अदरवाइज आप दोबारा उस बैड हैबिट की तरफ वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपको एक जो खला है वो पुर नहीं हुआ होगा, वो नजर आएगा। सो बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ एक्सचेंज करें। दिस इज आल्सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हाँ, हमारा माइंड इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमने इसकी जगह पे कोई नई चीज़ अडॉप्ट कर ली है, सो वी शुड नॉट गो बैक टू दैट थिंग। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एक्सप्लोर हेल्दी वेज टू कोप अप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो खाना ज़्यादा खाने की बजाय या खाना ना खाने की बजाय स्ट्रेस और एंजाइटी को डील करने के लिए हेल्दी जो हम अल्टरनेटिव्स हैं, माइंड बॉडी टेक्निक्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको अडॉप्ट किए करें। हाँ, ग्रुप थेरेपी है। मतलब एक ही डिसऑर्डर के बहुत सारे अगर लोग हैं तो उनको ग्रुप थेरेपी भी दी जा सकती है, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि किस तरह से जो है हम इस डिसऑर्डर से बाहर निकले थे, या किस तरह से हम अपने बिंजिंग के, पर्जिंग के एपिसोड्स को या एनोरेक्सिया को हम कंट्रोल करते हैं। बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियर चेंज करने के लिए जो है ना उनकी थेरेपी की जा सकती है। फैमिली बेस्ड थेरेपी, फैमिली को भी बताना होता है कि ये मतलब इनकी बुरी आदत नहीं है, बेसिकली दे हैव अ डिसऑर्डर, दिस इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो सबसे पहली चीज़ जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट के लिए की जाती है उनका वेट रिस्टोरेशन है। आप इसको देख सकते हैं, दिस पेशेंट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। बहुत कम वेट है जी इसका, आप देख सकते हैं बहुत कम वेट है। सो इट्स टू मच लेस देन हर नॉर्मल वेट। तो हड्डियों का ढांचा आपको सामने नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इज इधर वाला जो पेशेंट है वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाला पेशेंट है। देखिए उसने क्या क्या खाने के लिए रखा हुआ है और लुक एट हर वेट। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल एजुकेशन दें जी उन्हें, ठीक है, क्या चीज़ें बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और किन किन जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को तकरीबन मिलने चाहिए और उससे वो मतलब हेल्दी नहीं होंगे। हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ मेडिकल प्रॉब्लम, रिफ्यूज टू ईट और गेन वेट, और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई मेडिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। Medications can't cure an eating disorder, ठीक है। Medication may help control urges to binge or purge or manage excessive preoccupation with the food। तो हमने एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी मेडिसिन इसमें दी जा सकती हैं, बट वो ईटिंग डिसऑर्डर को कंट्रोल नहीं करती। साथ में साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी वाली और इस तरह की हेल्प की ज़रूरत जो है ना वो पड़ गया है। May also help with symptoms of depression or anxiety which are frequently associated with the eating disorder। तो ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट के अंदर को एग्जिस्ट करता है डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, तो उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं, लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर बहुत कम मेडिसिन से क्योर होते हैं। स्टिक टू ट्रीटमेंट प्लान, डोंट स्किप थेरेपी सेशन एंड ट्राई नॉट टू स्ट्रे फ्रॉम मील प्लान्स। इनके लिए मील प्लान्स बनाए जाते हैं पेशेंट्स के लिए कि आपने इस वक्त ये खाना खाना है और इस वक्त ये खाना खाना है, इसके दरमियान में कुछ नहीं खाना है। तो वो प्रॉपर प्लान्स बनाए जाते हैं। तो ट्रीटमेंट के साथ स्टिक करके रहना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। मेंटल इलनेसेस जो है ना मोस्टली उनसे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सेल्फ, एक जो इंसान की अपनी डिवोशन है और सेल्फ मोटिवेशन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
appropriate vitamins, mineral supplement to make sure that a provision of all essential nutrients. तो बाजू का एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हुए भी खाने से इनकार कर देते हैं, फिर इनको विटामिन्स, मिनरल्स और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि ये तो छोटी मोटी टैबलेट्स हैं, ये तो आपका वेट गेन नहीं करेंगी, तो ये तो खा लो ना, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल जो डिमांड्स हैं वो पूरी होती रहें। Don't isolate the patient from caring family members and friends who want to see him or her get healthy. सो फैमिली से उनको ना करें सेपरेट, फैमिली को बताएं कि इनको स्ट्रेस नहीं देनी, इनको प्रॉब्लम में नहीं लेकर आना और इनके साथ कोऑपरेट करना है, अच्छे तरीके से चलना है। सजेस्ट एक्सरसाइज इफ एनी इज अप्रोप्रिएट, तो मोस्टली बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के लिए या पर्जिंग वालों के लिए एक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज जो है वो एडवाइस की जाती है। रिकमेंड द पेशेंट टू रीड सेल्फ हेल्प बुक्स दैट ऑफर साउंड प्रैक्टिकल एडवाइस, तो सेल्फ हेल्प बुक्स को जो है ना वो पढ़ना चाहिए। और रेजिस्ट अर्जेस टू वेट और चेक इन द मिरर फ्रीक्वेंटली, बार बार मिरर के सामने जाने की अर्जेस या बार बार अपना वेट चेक करने की अर्जेस को जो है ना अवॉइड करें। अगर आपके कमरे में वे मशीन पड़ी है तो उसको निकाल के कहीं और रख दें, आईना अगर कमरे में है तो कमरे से कहीं और रख दें, ताकि अगर चल के जाना पड़ेगा तो वो इंसान लेस कॉमनली इन चीज़ों के पास जाएगा और लेस कॉमनली एंग्जाइटी और टेंशन फील करेगा। जी, सेल्फ स्टीम को बूस्ट करें, इन्वॉल्व क्लाइंट इन एक्टिविटीज दैट आर इंटरेस्टिंग एंड आर पर्सनली रिवार्डिंग, तो सफाई करना, कोई लोगों के लिए अच्छा काम करना, वॉलंटियर करना, सोशल वर्क करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए वॉलंटियर करना चाहिए, उससे सेल्फ स्टीम बूस्ट होती है और इस तरह के डिसऑर्डर से छूटने में मदद मिलती है। लर्निंग अ न्यू स्किल लर्न करें, वो डेवलपिंग अ हॉबी, पार्टिसिपेटिंग इन अ सोशल ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें करके आप सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर सकते हैं। और जब सेल्फ स्टीम बूस्ट हो जाती है तो इस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं वो फिर अपनी जड़ें छोड़ना शुरू कर देते हैं। Make client realistic, tell him or her not to accept what media portray about what's normal weight, what an ideal body image is. तो जो मीडिया पे लोग हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, आप नॉर्मल लाइफ में खड़े हुए हो, वो तो बहुत सारे कैमरों के इफेक्ट से और बहुत सारे डाइट प्लान्स पे अमल करके वो हीरोइंस और वो सारे लोग इस तरह से नजर आते हैं, तो आपने उस तरह करने की कोशिश नहीं करना खुद को। रिमाइंड क्लाइंट व्हाट अ हेल्दी वेट इज फॉर योर बॉडी, एज के लिहाज से, हाइट के लिहाज से उसको नॉर्मल आइडियल वेट बताएं और उसको बताएं कि आपने ये वेट जो है वो करना है। जी बस करते हैं, अभी ठहर जाएं। Resist the urges to diet or skip meals. Diet actually triggers unhealthy eating and make it difficult to cope with the stress. So डाइटिंग करने से रोकना है इस तरह के पेशेंट को। Discourage visit to the websites that advocate or glorify eating disorders. These sites can encourage to maintain dangerous habits and can trigger relapse. तो अपने डिसऑर्डर के बारे में ज़्यादा पढ़ने की भी कोशिश नहीं करनी इन चीज़ों के बारे में, तो उस पर भी उन साइट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती हैं और चीज़ें चल रही होती हैं जो कि फिर मुश्किल कर देती हैं ईटिंग डिसऑर्डर को ख़त्म करना। Look for positive role models, even if not easy to find. Remind that the model or actresses showcased in the popular magazine often do not represent healthy bodies. तो जो मॉडल्स हैं, हीरोइंस हैं, हीरोज हैं, उनकी आइडियल बॉडीज नहीं होती हैं, तो दे आर नॉट आइडियल। कैमरे का कमाल भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो उनको ये चीज़ रियलाइज करवानी है पेशेंट्स को। Tell the client that she may not be the best judge of whether your eating habits and weight are healthy. कि आप अपने आप को बेस्ट जज नहीं कर सकते, तो लोग आपको बताएंगे, लोग जो आपको फीडबैक दे रहे हैं, हम जो आपको फीडबैक दे रहे हैं आपकी बॉडी के बारे में, वो ज़्यादा रियलिस्टिक है कि आपका वेट तो बिल्कुल नॉर्मल है या कम है, आपको इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कंसिडर जर्नलिंग अबाउट फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। व्हाट इज जर्नलिंग? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज जर्नलिंग? ये लास्ट स्लाइड है जी। क्लास जर्नलिंग क्या होती है? एनीबॉडी? जी क्लास, मैंने पूछा है कि जर्नलिंग क्या होती है जी। बिल्कुल जी, डायरी राइटिंग या फिर सेल्फ राइटिंग जो होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है, तो लिखें अपने नेगेटिव इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में लिखें, ताकि वो आपके माइंड से जो है ना वो निकल सकें बाहर और आप रिलैक्स हो सकें। तो जर्नलिंग को अपनी हैबिट बनाएं
ठीक है, तो ये भी जो है हेल्प करता है एनोरेक्सिया या बुलिमिया या ईटिंग डिसऑर्डर के लिए किसी भी पेशेंट को। ठीक है जी। सो ईटिंग डिसऑर्डर, यार मेरा ख्याल अब आप लोग थक चुके हैं, इसलिए मैं यहीं पे जो है ना इसको ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हम थोड़ा सा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। एनोरेक्सिया का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, बुलिमिया का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, और इसी तरह से बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है। तकरीबन 5-6 स्लाइड्स हैं, तो इसको इंशाल्लाह ताला जो है ना हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर कर लेंगे। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, और यार प्लीज़ अब साथ साथ पढ़ो प्लीज़। ये नेक्स्ट जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लीज़ बुक से भी नोट्स से भी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं, ये इसमें सारी बुक वाली चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रा बुक से भी पढ़िएगा, नोट्स से भी पढ़िएगा, ठीक है। और हाँ, वाह जी वाह, सही है। तो साइमन ओरीन ने जो है ना एक रियल केस सिनेरियो केस स्टडी शेयर किया आपके साथ कि इस तरह से डेफिनेटली उसे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होगा, ठीक है। तो वो इस तरह की फीमेल थी जो कि बहुत ज़्यादा खाती थी, तो वो फाइनली उनको 2 रोटियों पे ला के डिस्चार्ज किया था, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली उनका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हुआ होगा, जिसकी वजह से वो इस तरह से आ गए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी फ्राइडे को क्लास होगी उसके अंदर हम जो है ना इस डिसऑर्डर्स जो हैं ईटिंग डिसऑर्डर को इंशाल्लाह ताला मैं फाइनलाइज कर दूंगा, और फिर हम एक छोटा सा बोरिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक के बाद एक बोरिंग, फिर एक इंटरेस्टिंग, फिर एक बोरिंग, इस तरह से मैं आपको लेके चलूंगा। और प्लीज़ नाउ प्लीज़ गेट सीरियस विद योर स्टडीज़ यार, आप लोग स्टडीज़ के साथ सीरियस हो जाओ, टाइम थोड़ा रह गया। हाँ, सो टेस्ट तो वो सारे के सारे प्रेजेंट हुआ करो यार, 40 में से 25 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, बड़ी गलत बात है। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक आप अपने बाकी क्लास फेलोज को मोटिवेट करने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज यार मैं फिर मेरा भी दिल दिल छोड़ दूंगा पढ़ाने से, ठीक है ना। तो प्लीज़ पुट योर एफर्ट्स नाउ, रिजल्ट भी आ गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। नो प्लीज़ पुट योर एफर्ट्स और अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करें आप लोग, ठीक है। लगा लो भाई इनकी अटेंडेंस। हाँ जी, अगर कोई सवाल है अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिगार्डिंग, तो यार यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। सो जनाब, हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अभी 15 मिनट हो रहे हैं हमारे पास, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ पीडी के हवाले से करवाऊंगा। जी, अभी जाना नहीं है आप लोगों ने, मैंने कुछ पीडी का आप लोगों से डिस्कस करना है, ठीक है। ये मैं दोबारा अटेंडेंस लगवाता हूँ भाई, ये जो लोग चले गए हैं ना इनके लिए दोबारा अटेंडेंस लेते हैं अभी थोड़ी देर में।
अच्छा जी, मेरे पास अजान हो रही है, 5 मिनट खामोश रहते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पीटी का कुछ बताता हूँ, उसके बाद हम एंड करेंगे जी। हाँ जी, सो पीडी में हमने थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है ना वो स्टार्ट किया था प्रोफेशनल रोल्स एंड रिलेशनशिप के अंदर। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जो है हमारा फ्राइडे को क्लास होगी, उसके अंदर आप लोग प्लीज़ ज़रा ये थेरेप्यूटिक रिलेशन क्या होते हैं, नर्स पेशेंट रिलेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशन, और उसके बाद जनाब हाँ बस यहाँ तक जो है ना आप लोग प्लीज़ ज़रा प्री रीडिंग करके आएँ इसकी। ठीक है, इसकी प्री रीडिंग प्लीज़ करके आएँ आप लोग, और फिर हम फ्राइडे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकेंडली प्लीज़ आप लोग जो है ना टेस्ट के लिए सीरियस हो जाएं, बाकी क्लासमेट्स को भी कहें, और इंशाल्लाह ताला जो है हम फिर टेस्ट टेस्ट में मिलते हैं नेक्स्ट। चलें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यहाँ पर हम इसे क्लोज़ करते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।